प्यारे बच्चों, आई एम अनिल कुमार शर्मा, योर हिस्ट्री टीचर। आज आपको इतिहास के सेकंड लेसन के बारे में बताएंगे, जिसमें राजा, किसान और नगर इत्यादि के बारे में बताया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद हमारे यहाँ 1500 वर्षों तक कोई नगरीय सभ्यता का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा सभ्यता से खोज से पहले वैदिक काल अर्थात 1500 ईस्वी पूर्व से ही भारतीय इतिहास की गणना की जाती है। जब हड़प्पा की खोज हुई उसके बाद ही हमने वैदिक काल से आगे इतिहास की जानकारी मिली। अब हमें ऐतिहासिक नगर यानी वैदिक काल के बाद अस्तित्व में आए उनके विषय में कुछ जानकारी मिली। ऐतिहासिक नगरों का उदय 600 ईस्वी पूर्व से माना जाता है और इस समय देश के अंदर कुछ साम्राज्य थे, जैसे मौर्य साम्राज्य काफी शक्तिशाली साम्राज्य था। तो इस पाठ में मौर्य साम्राज्य से संबंधित वृत्तांत और वहां शिल्प उत्पादन के विषय में बताया गया है। अर्थात ऐतिहासिक नगरों के अंदर शिल्प उत्पादन किस प्रकार होता था और वह हड़प्पा सभ्यता से किस प्रकार भिन्न था या समान था, इस विषय में हमें बताना है। देखिए, ऐतिहासिक नगरों के अंदर शिल्प उत्पादन का कार्य हड़प्पा सभ्यता की भांति ही होता था। इस समय के लोग मिट्टी के बर्तन बनाने में बड़े माहिर थे, एक्सपर्ट थे। मिट्टी के कटोरे और मिट्टी की थालियां, जिनके ऊपर पॉलिश करके, चिकनी पॉलिश करके उन्हें इतना सुंदर बनाया जाता था जो कि देखने में बड़े आकर्षक लगते थे। इसके साथ साथ इतिहासकार इन पॉलिश किए हुए बर्तनों को मर्द भांड के नाम से जानते हैं। इन ऐतिहासिक नगरों के अंदर शिल्पकार, बढ़ई, लोहार और राजमिस्त्री इत्यादि भी होते थे, जो अपने अपने क्षेत्र के अंदर विभिन्न प्रकार के शिल्पों का उत्पादन करते हैं। इसके साथ साथ पत्थरों से औजार बनाना, धातुओं के आभूषण बनाना इस काल की प्रमुख शिल्प उत्पादन क्रियाएं थी। और ये शिल्पकार इन क्रियाओं का उत्पादन अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, आजीविका के लिए भी करते थे। लोहे के औजार भी इस काल में अस्तित्व में आ गए थे। हड़प्पा सभ्यता से इनमें असमानता तो ये है कि हड़प्पा के लोग जो थे वो लोहे से परिचित नहीं थे, अर्थात वो लोहे के हथियार या औजार कुछ नहीं बनाते थे। तो लोह धातु का तो उनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। इसके साथ साथ दूसरी असमानता यह है कि हड़प्पा के लोग मन के बनाने में एक्सपर्ट थे। वो मन की अधिक मात्रा में बनाते थे, जबकि ऐतिहासिक नगरों के लोग मनकों का उपयोग नहीं करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि दोनों में कुछ असमानताएं भी हैं और समानता के तौर के ऊपर हम कह सकते हैं कि दोनों ही आभूषण और मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। ये इन दोनों में समानता है। अब आपका अगला प्रश्न आता है कि भाई पांडे जो शासक थे वे जो थे किस प्रकार से दमन वाले गांव वालों को उपहार स्वरूप देते थे, उनमें क्या अंतर था उनकी गतिविधियों में। देखिए, पांडे सरदारों को उपहार के अंदर अनेक प्रकार की वस्तुएं मिलती थी, जिनमें वज्जी के जो लोग थे वो वज्जी सम्राट को हाथी देते थे, हाथी दांत का बना हुआ सामान देते थे।
जंगली उत्पाद देते थे और इसके साथ साथ आटा और शहद, नमक इत्यादि पांडे सरदारों को देते थे। दमगुन गांव की कहानी इससे विपरीत है। दमगुन गांव प्रभावती गुप्त ने एक भिक्षुक को दान में दिया था। वहां के लोग भी अपने शासक को उपहार देते थे, जिनके अंदर वे लोग फूल, फल, नारियल, तरबूज, पशुओं की खाल इत्यादि उन्हें भेंट करते थे। इतना ही नहीं, दमगुन और पांडे सरदारों की इन वस्तुओं में एक तो समानता है कि फूल दोनों ही समुदाय के लोग लेते थे, अन्यथा उनकी वस्तुओं में कोई भी समानता नहीं है। लेकिन जो पांडे शासकों के अंदर लोग थे, वो अपने शासक को उपहार अपनी इच्छा से ढोल नगाड़ों के बीच खुशी मनाते हुए भेंट स्वरूप देते थे। जबकि दमगुन गांव वाले जो लोग थे, ये दबाव में या इनके लिए ये देना अनिवार्य था, एक कर के रूप में हम कह सकते हैं कि इनको ये वस्तुएं देनी ही पड़ती थी। तो ये दमगुन और आपके क्या कहते हैं पांडे सरदारों के बीच में उस वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। अब आता है इसके बाद वही महाजनपद और इनके अभिलक्षण, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि महाजनपद का मतलब होता है बड़े जनपद, यानी बहुत बड़े जिले, जिन्हें हम एक राज्य का रूप भी कह सकते हैं कि राज्य। बौद्ध ग्रंथों के अंदर भारतवर्ष में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, जिनमें मगध जनपद भी एक प्रमुख जनपद है, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र होती थी। इसके अलावा हस्तिनापुर, अवध, कौशल, अवंती, वज्जी, मत्स्य, विराट, अनेक इस प्रकार के महाजन थे जिनका वर्णन हमारे बौद्ध साहित्य के अंदर मिल जाता है। तो इन महाजनपदों के अभिलक्षण या लक्षण या विशेषताएं भी कह सकते हैं, वो कौन कौन सी थी? देखिए, सबसे पहली विशेषता थी कि राजवंशीय शासन। अधिकतर महाजनपदों के अंदर राजतंत्र की व्यवस्था थी। राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा सिंहासन पर बैठता था, अर्थात राजा ही सत्ता में सर्वोपरि था। सत्ता की सभी शक्तियां राजा के पास निहित थी और राजा को किसी प्रकार की चुनौती नहीं दी जा सकती थी। ये अधिकांश जनपदों के अंदर यही परंपरा चली आ रही थी। उस जनपद, दूसरी विशेषता, उस जनपद जो थे वे गणतंत्र भी थे, यानी कि राजा का चुनाव होता था, लेकिन राजा को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी और वो मंत्री परिषद राजा को किस प्रकार कार्य करना है वो उसे चलाती थी। और मंत्री परिषद के पास अयोग्य राजा को हटाने का अधिकार होता था, वह अयोग्य राजा को उसके पद से हटा सकती थी। तो इसलिए हम उन्हें गणतंत्र कह सकते हैं। तो कुछ महाजनपदों में गणतंत्र वाली व्यवस्थाएं थी। राजधानी, प्रत्येक महाजनपद की अपनी एक राजधानी होती थी। हर जनपद यानी महाजनपद एक राजधानी थी, जो शासक का निवास स्थान वहीं पर होता था और शासकीय संबंधी सभी गतिविधियां वहीं से चलती थी। इसके साथ साथ कई महाजनपदों ने अपनी जनता के जन कल्याण के लिए भी अनेक कार्य करवाए थे, लेकिन उन कार्यों का उल्लेख से पहले हम एक बहुत ही प्रमुख महाजनपद, जिसे हम कहते हैं मौर्य साम्राज्य, उसके बारे में आपको कुछ बता देते हैं। देखिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसने इस साम्राज्य को धनानंद को हरा करके, नंदवंश के शासक को समाप्त करके अपने शासक यानी मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। और इसके बाद इसका बेटा बिंदुसार और फिर बिंदुसार का बेटा अशोक,
इसने मौर्य साम्राज्य का बहुत अधिक विस्तार किया। अब मौर्य साम्राज्य के विस्तार में चाणक्य का नाम लेना उचित समझते हैं, क्योंकि चाणक्य की नीति, कौटिल्य की नीति, उसकी वजह से ही चंद्रगुप्त उत्तरी भारत के विशाल क्षेत्र पर अपना साम्राज्य स्थापित कर सका था, क्योंकि चाणक्य चंद्रगुप्त का गुरु था, पुरोहित था, एक ब्राह्मण था, बड़ा ही बुद्धिमान था। चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना। अब इसके कुछ अभिलक्षण यानी कुछ विशेषताएं। सम्राट राज्य का सर्वोपरि होता था, सबसे ऊपर। राजा के ऊपर किसी प्रकार का अंकुश नहीं था, लेकिन राजा जन कल्याण और मंत्री परिषद की सलाह से ही कार्य करता था। राजा को किसी प्रकार की चुनौती नहीं दी जा सकती थी। अब आता है मंत्री परिषद। चाणक्य अर्थशास्त्र में लिखता है कि राज्य को चलाने के लिए, इस प्रकार रथ को चलाने के लिए 2 पहियों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार राज्य को चलाने के लिए भी राजा और मंत्री परिषद का होना अति आवश्यक है। दोनों के सहयोग से ही राज्य चलता है। चंद्रगुप्त के बारे में चाणक्य ने लिखा है कि राज्य और राजा, इसमें भेद करना संभव है। राजा ही राज्य होता है, राज्य ही राजा है था, इसमें भेद करना लगभग संभव नहीं था। मंत्री अनेक विभागों की देखभाल करते थे। समाहर्ता, वित्त मंत्री के साथ साथ प्रधान सेनापति, अनेक ऐसे मंत्री थे जो राजा को सलाह देते थे। इस मंत्री परिषद को उस समय अमात्य के नाम से जानते थे। इसके साथ साथ अगला प्रशासन देते हैं, प्रांतीय प्रशासन। देखिए, हर सम्राट जो होता था राजा, उसने अपने राज्य को कुछ प्रांतों में बांट रखा था। तो मगध राज्य जो था, मौर्य साम्राज्य इसको बोलते हैं, ये भी 5 प्रांतों में, 5 क्षेत्रों में बटा हुआ था, जिसमें उत्तर पथ, उत्तरी क्षेत्र, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। इसके साथ साथ पश्चिमी पथ, दक्षिणी पथ, कली और आपका पूर्व पथ, इन सभी की राजधानी अलग अलग थी। मगध जो थी, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इन सभी राजधानियों की विशेषता ये थी कि यहाँ पर या तो राजकुमार ही राज्य का प्रतिनिधित्व करते थे, अर्थात राजा के पुत्र जो थे वो ही वहाँ पर इन क्षेत्रों को संभालते थे। जिस समय उन्हें या तो कुमार के नाम से जानते थे या आर्यपुत्र के नाम से जानते थे। अतः कहा जा सकता है कि प्रांतों का शासन जो था, राजा के ही खास व्यक्तियों के हाथों में होता था। अब ये लोग अपने अपने प्रांतों के अंदर स्वतंत्रता पूर्वक राजा की आज्ञानुसार शासन करते थे। चंद्रगुप्त के एक मंत्री पुष्पगुप्त ने सौराष्ट्र क्षेत्र के अंदर एक झील भी बनवाई थी। इसके बारे में आगे बताते हैं। अब आता है इसके बाद कि भाई नगरीय व्यवस्था। देखिए, नगरों की व्यवस्था के लिए भी 30 सदस्यों की एक परिषद होती थी, और वो परिषद के अंदर भी 6 समितियां बनी हुई थी। उन सदस्यों के 5-5 सदस्यों की समितियां थी। ये समितियां जो थी राज्य के अंदर या नगर के अंदर विभिन्न प्रकार के कार्यों की देख रेख करती थी, जिसमें एक समिति का कार्य शिल्पकारों के ऊपर निगरानी रखना, शिल्प उत्पादन को देखना, किसी का कार्य शिक्षा के क्षेत्र को देखना, किसी का कार्य राज्य में किसानों की स्थिति को देखना, किसी का कार्य राज्य के अंदर यातायात व्यवस्था को देखना, डाक संचार व्यवस्था को देखना। साथ ही 6 समितियों का अलग अलग कार्य बटा हुआ था। अगली विशेषता है मौर्य साम्राज्य की, भाई असमान शासन की बात। देखिए, मौर्य साम्राज्य 5 भागों में बटा हुआ था और 5 क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग थी। जब भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग हो जाती हैं तो वहां की शासन व्यवस्था में भी असमानता आ जाती है, समान रूप से शासन नहीं चलता है।
तो हर एक क्षेत्र में, मौर्य साम्राज्य के हर क्षेत्र में शासन व्यवस्था जो थी अलग अलग प्रकार से थी, आवागमन के साधन इसी प्रकार हर क्षेत्र में आवागमन के साधन में भिन्न थे। कहीं पर घोड़ों के माध्यम से जाया जाता था, कहीं ऊँटों के माध्यम से, तो कहीं खच्चर या गधों के माध्यम से। कहने का तात्पर्य यह है कि आवागमन के साधन भी अलग अलग प्रकार से थे। मौर्य साम्राज्य की एक विशेषता थी डाक प्रणाली, लेकिन की डाक व्यवस्था भी सुचारू थी। घुड़सवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाक लेके जाते थे, आगे फिर दूसरे मिल जाते थे, उनको दे देते थे, उससे आगे चल के तीसरे था, कुछ किलोमीटर के फासले पर उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र निर्धारित कर रखा था। तो ये तो है मौर्य साम्राज्य की कुछ आपके सामने विशेषताएं। आप देखिए मौर्य शासकों में, खासतौर से अशोक ने अनेक अभिलेख लिखवाए। अब इन अभिलेख शास्त्रों की समस्याएं हैं, वो क्या है? देखिए, अभिलेखों का अध्ययन या विश्लेषण करने वाले को अभिलेख शास्त्र कहते हैं। इनके सामने समस्या यह है कि जो पुराने अभिलेख मिले हैं, उन अभिलेखों में अक्सर प्राय लुप्त हो गए हैं, मिट गए हैं, हिस गए हैं, तो उनको पढ़ पाना असंभव सा प्रतीत होता है। दूसरा, सबसे बड़ी समस्या आती है, कुछ अभिलेख बहुत पुराने हो गए और उनकी लिपि जरा भी समझ में नहीं आ रही है। तीसरा, कि अभिलेखों के कुछ अंश ही मिले हैं, सभी अभिलेख नहीं मिले हैं, तो कुछ ही अंश मिलने के कारण पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो अभिलेख शास्त्रों को इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दूसरा, अभिलेखों के माध्यम से जन सामान्य के बारे में किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति अभिलेख उत्कीर्ण कराता था, लिखवाता था, बनवाता था, उसके विचारों को ही उसके ऊपर अंकित किया जाता था। शेष अन्यों के विचार वहां अंकित नहीं होते थे। तो इस प्रकार से अभिलेख ये ठीक है कि कुछ हद तक हमें सटीक जानकारी देते हैं, लेकिन अभिलेख शास्त्रों को बड़ी सावधानी पूर्वक उनका अध्ययन करना पड़ता है। ये उनके मार्ग को जैसी बाधाएं आ जाती हैं जो उसके अध्ययन को करने में वो थोड़े असहाय हो जाते हैं। अब प्रश्न आता है कि भाई डीसी सरकार ने अभिलेखों के बारे में अपने क्या विचार व्यक्त किए, कि उससे इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिलती है। देखिए, डीसी सरकार एक बहुत बड़े पुरातत्वविद इतिहासकार थे। उन्होंने अभिलेखों के माध्यम से अनेक जानकारियों के बारे में, इतिहास लेखन के बारे में कुछ बातें बताई हैं, जिनमें राजा का नाम। वो कहते हैं कि अभिलेख को पढ़ने से, देखने से हमें राजा के नाम के बारे में पता चलता है कि राजा किस वंश का था, कब से कब तक उसने शासन किया, उसने अपने राज्य में कौन कौन सी पदवियां ली। उदाहरण के लिए वो लिखता है सम्राट अशोक ने देवनाम, यानी देवों का प्रिय, देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी। इसके साथ साथ समुद्रगुप्त ने भी उपाधि धारण की थी, जो कि प्रयाग प्रसिद्ध के, प्रयाग के अंदर है अभिलेख, उससे इस बात की पुष्टि हो जाती है। तो एक तो राजाओं के नाम की जानकारी, काल, समय की जानकारी। ऋषि सरकार कहते हैं कि अभिलेखों में समय की जानकारी मिल जाती है कि ये अभिलेख किस समय का है, किसके शासनकाल का है और किसने इसको लिखवाया है। इसके साथ साथ काल के साथ साथ राज्य विस्तार की अभिलेख उसी क्षेत्र में लगेंगे जहां तक उस राज्य का विस्तार होगा। अर्थात अभिलेखों को देख करके हम राज्य के विस्तार, राज्य की सीमाओं का भी आकलन कर सकते हैं कि फला शासक इतने बड़े क्षेत्र का मालिक था। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अभिलेखों के अंदर राजा का चरित्र होता है उजागर, कि राजा चरित्रवान है या दुष्ट है, अत्याचारी है। क्यों? राजा उसके अंदर जनता के लिए निर्देश लिखवाता है और उसको पढ़ करके हम राजा की जनता के प्रति क्या भावनाएं हैं, क्या विचार है, हाँ, राजा के चरित्र का मूल्यांकन आसानी से किया जा सकता है। इसके साथ साथ कला और लिपि का भी ज्ञान होता है कि अभिलेखों के माध्यम से कला झलकती है,
मौर्य शासनकाल में अशोक ने सारनाथ का के अंदर बना अभिलेख, अनेक अभिलेख थे जिनके माध्यम से हम ये लगाते हैं कि उस समय की कला और लिपि कितनी उन्नत हो गई। अशोक के अभिलेख ब्रह्म लिपि में लिखे गए हैं। ये हो गया आपके अभिलेख शास्त्रियों की समस्या और डीसी सरकार का विचार। अब आता है कि डीसी सरकार ने अपने विचार दिए। अब कृषि, क्योंकि अपने चैप्टर में किसानों के बारे में है, तो कृषि के क्षेत्र में उस समय क्या बदलाव हुए। देखिए, प्रत्येक राज्य में कृषि जो थी आय का प्रमुख स्रोत थी और कृषि के ऊपर ही जो है पूरा राज्य टिका होता था। कृषि के बिना राज्य की आमदनी नहीं हो सकती, क्योंकि कृषकों से ही कर के रूप में फसल का कुछ हिस्सा लिया जाता था। उस कृषि में बदलाव के लिए सिंचाई व्यवस्था में परिवर्तन हुए। देखिए, उस समय मौर्य साम्राज्य की बात कर रहे हैं, उस समय सिंचाई के लिए मौर्य शासकों ने बड़ा ध्यान दिया, क्योंकि राज्य की आय का सबसे प्रमुख स्रोत ही कृषि था। कृषि को सिंचाई की आवश्यकता थी, तो बड़ी बड़ी नहरें खुलवाई, क्योंकि उन नहरों के माध्यम से ही सिंचाई हो सकती थी और इन नहरों की स्थापना कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता था। उससे स्पष्ट है कि राजाओं ने नहरें बनवाई। ऐसे ही स्वराज क्षेत्र में गिरनार के अंदर एक चंद्रगुप्त के सेनापति पुष्पगुप्त ने सुदर्शन नामक झील भी बनवा रखी है। वो झील, उसका जीर्णोद्धार किया गया है और वो झील वहाँ की सिंचाई व्यवस्था भी जो है काम होती थी। इसके साथ साथ नलकूप भी थे, रहर, लाव और चरस, इनके माध्यम से भी खेतों में सिंचाई होती थी। हल का प्रयोग, मौर्य साम्राज्य में हल का उपयोग किया जाने लगा था। हल लोहे की फार से बने होते थे, जिनसे भूमि अधिक गहराई तक जोत देते थे। इसके साथ साथ रोपण पद्धति भी शुरू हो गई थी, अर्थात फसलों को रोपने की विधि भी उस समय प्रचलन में आ गई थी। अनेक ग्रंथों के अंदर फसलों को रोप करके बोने का उल्लेख मिलता है, खासतौर से बौद्ध ग्रंथों के अंदर। ये तो आपके मौर्य समाज संबंधी कुछ विशेषताएं जो आपको बताई। अब मौर्य साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली शासक अशोक हुआ है, तो अशोक के जीवन के बारे में भी कुछ आपको जरूर बताना चाहिए। ये अशोक बिंदुसार का बेटा और चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। वह अपने भाइयों में सबसे छोटा था। उसने राज्य को, कहते हैं कि अपने 299 भाइयों का वध करके सिंहासन को प्राप्त किया था और 273 ईस्वी पूर्व मगध का शासक बना था। उसके शासनकाल में सबसे प्रमुख घटना जो थी कलिंग युद्ध था, जिसने अशोक के जीवन को संपूर्ण रूप से ही बदल दिया था। कलिंग युद्ध वर्तमान में जो उड़ीसा है उसका नाम कलिंग था। कलिंग को शासक के साथ अशोक का 8 वर्षों तक युद्ध चला है। इस 8 वर्षों में अशोक को विजय से मिली और जब उसने युद्ध भूमि के अंदर खड़ा होकर के चारों तरफ दृष्टिपात किया, अपनी निगाह दौड़ाई, हजारों लोगों के शव पड़े हुए दिखाई दिए, विधवाओं की करुण पुकार सुनाई दे रही थी, अनाथ बच्चों की करुणामयी आवाज, अर्थात अशोक का हृदय बड़ा दर्दित हो गया और उसका मन पिघल गया। कहते हैं इतिहासकार कि अशोक ने उसी समय अपनी तलवार उठा करके युद्ध भूमि में तोड़ दी थी। आज के बाद युद्ध नहीं करना, ऐसी जीत किस काम की, जनता को मारने से मिल रही है। और उसने उसी समय अपने राजसी वस्त्र उतार करके भिक्षुओं वाले वस्त्र पहन लिए थे और बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। उसने अपने पुत्र महेंद्र, पुत्री संमित्रा, इन्हें बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए चीन, श्रीलंका, म्यांमार आदि देशों के अंदर भेजा और अपने जीवन का हर चीज वो दान कर देता था। इतना ही नहीं, अब अशोक ने अपने जीवन का लक्ष्य जन कल्याण माना, धर्म की विजय को असली विजय मानता था। इसके लिए उसने महापात्र लगाए, महापात्रों की मुक्ति कर दी, धर्म पात्रों को लगाया जिनका उद्देश्य केवल बौद्ध धर्म का प्रचार करना था। और वो लोग घूम घूम करके बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार करते थे। जन कल्याण के लिए उसने सड़कें बनवाई, सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाए
सराय बनवाए, कुएं खुलवाए, साथ साथ पशुओं के लिए भी अस्पताल खुलवाए, क्योंकि अशोक के प्रमुख धर्मों के अंदर अहिंसा, किसी भी जीव को अब किसी प्रकार की हिंसा नहीं पहुंचानी है, उसे मारना नहीं है, कष्ट नहीं पहुंचाना है, यह अशोक के धर्म का पहला सिद्धांत था। अशोक ने स्वयं अपने राजमहल के अंदर भी मांस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। कुछ सीमा तक बास 1 या 2 मोर काटे जाएंगे या अन्य जीव काटे जाएंगे, इसके अलावा कोई मांस का सेवन नहीं करेगा। इसके साथ साथ अशोक छोटों के प्रति दया भाव, प्रेम भाव, बड़ों का सम्मान, ये उसने अपने धर्म के सिद्धांत बनाए कि आयु के अंदर जो व्यक्ति बड़ा है उसका सम्मान करना चाहिए, और छोटा है उससे स्नेह करना चाहिए। ये अशोक ने अपने कुछ सिद्धांत दिए, जिसके कारण मौर्य साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली शासकों में अशोक की गिनती। अब प्रश्न आता है कि इतना विस्तृत और विशाल साम्राज्य, इस साम्राज्य का पतन भी किन कारणों से? क्योंकि हर एक चीज का पतन होता है, जो चीज बनती है उसका अंत भी होता है। तो मौर्य साम्राज्य एक लंबे समय तक भारतीय इतिहास में इसका शासन था, लेकिन अशोक के पश्चात कोई ऐसा उत्तराधिकारी नहीं आया जो इतने बड़े साम्राज्य को संभाला। पहली काल को पकड़ कर ये विशाल साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य इतना विशाल था, जम्मू कश्मीर से लेकर के सौराष्ट्र तक, उधर पूर्व में और पश्चिम में बहुत लंबे क्षेत्र के अंदर इसका विस्तार था। दक्षिण भारत में भी विंध्याचल पर्वत की श्रेणियां और कर्नाटक तक भी राज्य फैला हुआ था। इतने बड़े राज्य को संभालना इन अयोग्य शासकों के बस की बात है। और मौर्य साम्राज्य के जो सरदार थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र करना शुरू कर दिया, या इस प्रकार से उनका पतन होता है। इसके साथ साथ विलासी शासन, देखिए जब राजा जन सेवा को छोड़ करके भोग विलास के जीवन में अर्थात शाही महल के अंदर रहना आरंभ करते और केवल विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत करे, ऐश आराम का जीवन व्यतीत करे, ऐसी स्थिति में जनता के प्रति राजा का प्रेम भाव या श्रद्धा जो होती है, सम्मान होता है, वो खत्म हो जाता है और जनता स्वयं अपने शासक के खिलाफ विद्रोह करने का ठान लेती। विलासी शासक हुए तो जनता में उनकी छवि खराब होती गई। परिणाम ये हुआ कि मौर्य साम्राज्य पतन की ओर जाता था। विदेशी आक्रमण, इतिहासकार ये भी कहते हैं कि अयोग्य शासकों की अयोग्यता का फायदा उठाते हुए बहुत सी विदेशी शक्तियों ने वहां पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और कमजोर शासकों को पराजित करके मौर्य साम्राज्य को अपने अधीन कर दिया। इसके साथ साथ पतन के बारे में इस तरह से साम्राज्यों का अंत हुआ। अब आपको मैं कुछ प्रश्न बता रहा हूं जो आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। वो प्रश्न इस प्रकार से सर्वप्रथम कि ऐतिहासिक नगरों में शिल्प उत्पादन हड़प्पा नगरों से किस प्रकार से भिन्न था, इसके विषय में बताएं। प्रश्न नंबर 2 कि महाजनपदों के अभिलक्षणों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न 3 अभिलेख शास्त्रों की कुछ समस्याओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है मौर्य साम्राज्य के प्रमुख अभिलक्षण कौन कौन से थे, उनका विस्तार से वर्णन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है अशोक का धर्म क्या था, उसके धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या थे, उनका वर्णन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न प्रमुख इतिहासकार या पुरातत्वविद डीसी सरकार के विचार में अभिलेखों को पढ़कर के राज्य संबंधी किन किन बातों की जानकारी प्राप्त होती है, उसका वर्णन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पांडे सरदार और दमदम गांव वाले जो उपहार स्वरूप अपने शासक को वस्तुएं देते थे, उनमें क्या भिन्नता थी, ये आपको बताना है। इसके अलावा आपका नेक्स्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न जो है कि मौर्य साम्राज्य का पतन जो था वो किन कारणों से हुआ। तो ये प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और
याद साथ साथ करते रहना, तो याद करना बहुत ही जरूरी होता है प्रश्नों को। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।